ये पूरी बेल्ट आपकी उसी की है कैंप। अभी आपने देखा होगा कितनी बड़ी नर्सरी इन्होंने स्थापित की है, जिसमें सकुलेंट के पौधे और खास करके ऑर्नामेंटल पौधे उगाए जा रहे हैं। तो राकेश जी इतना बताइएगा कि इसमें केवल आप, राकेश जी जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये पूरे उत्तराखंड में ये भीमताल ही एक ऐसी जगह है जहाँ सकुलेंट का इतना बड़े स्तर पर कारोबार हो रहा है। ये मैं देख रहा हूँ कि लगभग 25 से 30 नर्सरियाँ हाय माय डियर ऑल, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ये वीडियो मेरी पिछली वीडियो का एक्सटेंशन है जिसमें मैंने चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी से विस्तार में बात की थी। मेरे जिन व्यूअर्स ने पिछली वीडियो नहीं देखी है, मैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आज मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी के साथ फील्ड विजिट पे हूँ। आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से एक छोटी सी लैंड में गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठाते हुए डिपार्टमेंट के सहयोग से एक रेवेन्यू मॉडल डेवलप किया जा सकता है। सर थैंक यू मैम। जैसा कि आप देख रही हैं कि यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं और एक जो नर्सरी है उसको हम लोग जो है इंस्पेक्शन कर रहे हैं और उसको हम लोग जो है यहाँ पर अवलोकित कर रहे हैं। और इसके बारे में बताना चाहूँगा कि भीमताल में, खास करके नैनीताल में और पर्वतीय क्षेत्रों में ये जो संरक्षित खेती का दायरा है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोग इसमें स्वरोजगार की संभावनाओं को देखते हुए इसमें आगे आ रहे हैं। और उसी का एक उदाहरण यहाँ पर हमारे जो है राकेश बिष्ट जी हैं, जिन्होंने यहाँ पर जो है 500 वर्ग मीटर का पॉली हाउस लगाया है और 500 वर्ग मीटर के पॉली हाउस में इन्होंने सकुलेंट के पौधे और कुछ ऑर्नामेंटल पौधे बनाकर यहाँ पर जो है एक तरीके से विक्रय कर रहे हैं। इनकी ये कहानी है कि ये पहले जो है किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, बहुत ही हायर एजुकेटेड हैं और इन्होंने देखा कि जो है क्यों हम जो है अपना एक स्वरोजगार स्थापित करें। स्वरोजगार के लिए इन्होंने जो है यहाँ पर इनकी ज़मीन पड़ी हुई थी काफ़ी दिनों से, ये इन्होंने लीज पर भी अपनी ज़मीन दे रखी थी। तो इन्होंने स्वरोजगार के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने अपना एक पॉली हाउस स्थापित करके यहाँ स्वरोजगार डेवलप किया है। काफ़ी अच्छा मॉडल है। फ्लोरिकल्चर में काफ़ी अच्छी गुंजाइश है, काफ़ी पोटेंशियल है पर्वतीय क्षेत्रों में। उसको देखते हुए इन्होंने जो है ये पॉली हाउस स्थापित किया है और इसकी मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस प्रॉब्लम नहीं होने के कारण इन्होंने यहाँ पर जो है स्वरोजगार को बढ़ाया है। तो यहाँ पर हमारे राकेश बिष्ट जी बैठे हुए हैं जिन्होंने संरक्षित खेती में काम किया है, एक रोल मॉडल बनाया है। और ये राकेश बिष्ट जी की ही जुबानी हम जानना चाहेंगे कि कैसे इन्होंने इस कार्य को कैसे अपनाया और कहाँ से इनको प्रेरणा मिली। तो राकेश बिष्ट जी बताने का कष्ट करें। राकेश जी, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आईटी फील्ड को बिलोंग करते हैं और आप जॉब भी कर चुके हैं। ये पॉली हाउस सेटअप करने का आइडिया कैसे आया? मैम, अगर देखा जाए तो भीमताल की अगर हम बात करें, भीमताल क्या है, एक अपने आप में मार्केट है। अगर जो अभी हमारा सीज़न चलता है सितंबर टू दिसंबर, तो इस समय पर क्या होता है कि जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया, आपका पंजाब हो गया, यूपी, बरेली, काफ़ी जगहों से यहाँ पर को सेकुलेंट्स परचेज करने के लिए और भी प्लांट्स परचेज करने के लिए जितने भी नर्सरी के होलसेलर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो भीमताल ऑलरेडी अपने आप में एक मार्केट है और यहाँ पर जो है कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे सेकुलेंट्स की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे खासे डेवलप हो जाते हैं भीमताल में। तो फिर पहले जो मैंने अपनी जो लैंड थी वो लीज पर दी हुई थी, तो मुझे लगा कि क्यों ना खुद का ही स्टार्टअप किया जाए। तो उसमें सबसे अच्छा जो मुझे सहयोग मिला उद्यान विभाग की ओर से, जो मुझे 90% सब्सिडी में मुझे पॉली हाउस मिला, तो उससे मुझे काफ़ी सहायता मिली। तो फिर पॉली हाउस लगाने के बाद मैंने एक बार शुरुआत
करने की मैंने सोचा कि एक बार ट्रायल कर लेते हैं, क्योंकि रिस्पांस अच्छा है भीमताल में। तो जब हमने शुरुआत करी थी, शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रही थी कि कैसे हम उसको बचाएं सैकुलेंट्स को। कई सारे फर्टिलाइज़र्स, उसमें कई सारी चीज़ें लगती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत रिसर्च करने के बाद ये था कि चीज़ों का अपने आप मालूम होता गया और खुद से सीखते गए कि हाँ ये चीज़ ऐसे होनी है, ये चीज़ ऐसे होनी है। कुछ नई लर्निंग्स होते गई, तो होते होते आज स्टार्टअप एक हमारा बढ़ता गया और चीज़ें हम जोड़ते गए और भी लोगों को हमने अपने साथ जोड़ना शुरू कर। राकेश जी, गवर्नमेंट की डिफरेंट स्कीम्स हैं। जनरली जो आम जनता है उसमें ये धारणा है कि गवर्नमेंट की स्कीम्स का फ़ायदा उठाना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। तो ये सोचते हुए बहुत लोग तो ऐसे होते हैं जो कि लेते ही नहीं है, स्कीम लेने से ही हिचकते हैं। तो आपका अपना क्या एक्सपीरियंस रहा? मेरा एक्सपीरियंस तो पॉजिटिव रहा। मैंने जब एप्लीकेशन दी थी, एप्लीकेशन के बाद मुझे गाइड कर दिया गया था कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं। तो मैंने टाइमली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए। डॉक्यूमेंट्स तैयार करने के बाद मैंने विभाग में डॉक्यूमेंट्स लगाए और 10 से 15 दिन के अंदर ही सारी प्रोसेस हो चुकी थी। तो मतलब मुझे तो जल्दी मिल गया था, तो ऐसी कोई दिक्कत तो मुझे तो नहीं आई। आपको मैं सेकुलेंट्स की कुछ वेराइटीज़ आपको दिखाता हूँ। ये है जैसे एचिवेरिया लिलासीना है, ये वैरायटी सेकुलेंट की एचिवेरिया लिलासीना। और कई सारी वेराइटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं। रोज़ एचिवेरिया हो गया, लक्ष्मी कमल हो गया। ये लक्ष्मी कमल कौन सा वाला? ये वाला लक्ष्मी कमल है। रखना शुभ माना जाता है। वैसे कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं सेकुलेंट्स में, जैसे क्रेसुला जेड प्लांट है। तो क्रेसुला जेड प्लांट को भी शुभ माना जाता है, लकी प्लांट भी उसे हम कहते हैं। और वैसे वास्तु के हिसाब से बोलते हैं कि उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रखना चाहिए। तो कई सारे हमारे प्लांट्स जो हैं वो वास्तु के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे हैं। और आपको देखिए सारे प्लांट्स, आपको हेल्दी प्लांट्स हमारे पास प्लांट्स मैं दिखाऊँ। देखिए एक ही में कई सारे हैं। ये इसको आप अलग करके भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। ये इन प्लांट्स की खासियत है। ये हम इसी में से जो है लगभग जो है काफ़ी पौधे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इससे पौधा हम बना सकते हैं। तो ये हमारे किसान के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि हम एक ही पौधे से काफ़ी पौधे बना करके और हम बाज़ार में सेल कर सकते हैं। उससे हमारा मुनाफा भी बढ़ेगा, दूसरे लागत भी कम आएगी। इसलिए एक ही टाइम का इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पर इन्होंने मैम तुलसी भी बना रखी है। तुलसी का बहुत ही अच्छा मार्केट है, चाहे वो लोग चाय के साथ पी रहे हैं, चाहे ग्रीन लीव्स पी रहे हैं, चाहे ड्राई लीव पी रहे हैं। तो ये एक अच्छा है जो हमारे इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी एक तरीके से ये हमारी फसल है, या तुलसी जो उगा रहे हैं लोग, इसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। ये गोलम है मैम, ये भी एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। आगे चल के अगर हम कुछ टाइम तक इसको रहने देंगे तो ये बॉन्साई बनेगा। इसका बहुत खूबसूरत प्लांट है। अगर इसको जब ठंड में हम बाहर रखते हैं तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है, इसमें थोड़ा सा येलोनेस आ जाती है थोड़ा। तो कई सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो हमारा सितंबर अक्टूबर का टाइम आता है तो उस टाइम पर अपना कलर चेंज कर लेते हैं, तो बड़े खूबसूरत लगने लगते हैं उस समय पर। और यहाँ मैम आप देख रहे होंगे कैक्टस के भी पौधे हैं। तो ये कैक्टस भी हमारा जो है बाज़ार में खास करके ये जीरोफाइटिक प्लांट है और बाज़ार में इसके भी काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं, क्योंकि ये इसको थोड़ा कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है और ये कम पानी में भी काफ़ी अच्छा जो है दिनों तक ये ऐसा बना रहता है और इसको बाज़ार में काफ़ी अच्छा इसके दाम भी मिलते हैं। सर, सेक्युलेंट को मेंटेन करने में कितना मेहनत करनी पड़ती है अगर लोग घर के अंदर उसको रखते हैं तो? मैम इसको ये देखा गया कि थोड़ा सा ह्यूमिडिटी इसके लिए चाहिए, तो ह्यूमिडिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा पानी का छिड़काव वगैरह करना पड़ता है ताकि पौधा रिफ्रेश बना रहे और काफ़ी लंबे समय तक जीवित रहे। ये इंग्लिश आईवी है, ये भी इंडोर प्लांट है और इसको भी ऑक्सीजन क्रीपर है और इसे भी ऑक्सीजन प्लांट कहा जाता है। एयर प्यूरीफायर का काम करता है इंग्लिश आईवी। बाकी वेरिकेटेड जेड
प्लांट है, सीडर, बनी ईयर कैक्टस, लॉट्स ऑफ वैरायटीज़ हैं। लेकिन अगर आप वैरायटीज़ बना रहे हैं तो वैरायटीज़ बनाने के लिए आपको एरिया भी ज़्यादा चाहिए। अगर आप कम वैरायटी, यहाँ पर आपको हैंगिंग में भी कई सारे प्लांट्स आपको दिख जाएंगे। ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना भी कहते हैं इसे। तो जिन लोगों के पास लैंड कम है, जैसे स्पेस नहीं है, किसी के पास ज़मीन में रखने के लिए जगह नहीं है, तो वो हैंगिंग में भी कई सारी ऐसे बास्केट्स में प्लांट्स को लगाकर अपने टेरेस पे कहीं पर उनको टांग सकते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है। अगर लड़कों ही अगर कुछ प्लांट्स अगर रखे हुए हैं इस तरह से, तो सभी सकुलेंट्स में यही खासियत है कि आप इसको हैंगिंग में भी रख सकते हैं, आप नीचे पॉट्स में भी रख सकते हैं। और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको बढ़िया सा हैंगिंग में आप करा सकते हैं। जैसे कलेंचू है, ये कलेंचू की वैरायटीज़ हैं। कलेंचू में भी बहुत सुंदर फूल आता है इसमें, तो कलेंचू की वैरायटीज़ हैं। अगर आपको लटकाने वाला है, जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल है, ये इसकी काफ़ी डिमांड रहती है। ऑनलाइन में भी काफ़ी इसकी ज़्यादा डिमांड रहती है। तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल हो गया, इसको आप टांग सकते हैं। तो हैंगिंग का भी काफ़ी आगे अच्छा खासा स्कोप है इसमें, तो हैंगिंग में भी काम किया जा सकता है सेगमेंट्स में। लगभग आपने हैंगिंग में कितनी वैरायटीज़ रखी होंगी? मैम अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलिए 50 से 60 वैरायटीज़ हमारे पास हैं हैंगिंग में इस समय पर। जैसे डंकी टेल हो गया, डंकी टेल की काफ़ी डिमांड होती है। मैं आपको डंकी टेल दिखाता हूँ आगे। डंकी टेल की भी काफ़ी डिमांड रहती है। जिस तरह से हम ये स्ट्रिंग ऑफ बनाना जो मैंने अभी आपको बताया था, ये वाला है स्ट्रिंग ऑफ बनाना। ये डंकी टेल है मैम। अच्छा, ये डंकी टेल है। और स्ट्रिंग ऑफ बनाना ये है जैसे पॉली बैग में है, ये इस तरह से हम पॉली बैग में बनाते हैं इसको, और बाद में इसको बास्केट्स में भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो ये हैंगिंग में बनने के बाद पूरे नीचे को लटक जाते हैं। और सेकुलेंट्स में प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर है नहीं, पॉट्स का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, तो आप पॉली बैग्स में भी काम कर सकते हैं। तो पॉली बैग्स में आप चीज़ों को, जैसे प्लांट्स हैं, इनको लगाकर वैसे भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आप पॉट से ही खरीदें, तो इसमें आप पॉली बैग्स में भी काम कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट। ये मैम आप देख रही होंगी कि ये जो बेड है, इसमें ये सारे सकुलेंट के पौधे प्रोपेगेट किए जा रहे हैं, मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं। ये जितने पौधे लगे हुए हैं, नए पौधे हैं, नए पौधे बनाए जा रहे हैं। इसकी पत्तियों के माध्यम से हम जो है पौधा तैयार कर रहे हैं। ये तो एक बहुत अच्छा तरीका है कि इसको प्रोपोगेट करने का। अब बहुत लो कॉस्ट में हम लोग इसको जो है प्रोपेगेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें पैसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन हम बाजार से अच्छा पैसा इसमें जनरेट कर सकते हैं। राकेश जी, ये जिस पॉली हाउस में अभी हम आए हैं, लगभग ये कितने एरिया में बना है आपका? 1 एकड़ में होगा लगभग। 1 एकड़ में? हाँ जी। तो ये आप देख रहे होंगे सामने से कई सारी वैरायटीज़ आपको, सैकुलेंट्स हो गए, हर्ब्स हो गए, कई सारी चीज़ों की आपको यहाँ पर वो वैरायटीज़ मिल जाएगी। इसलिए मैं कह रहा था कि अगर वैरायटीज़ पर अगर काम करना है तो उसके लिए लैंड की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप कम में अगर काम करते हैं, सपोज़ मान लिया आपने 5000 प्लांट्स पे काम किया और 10 वैरायटीज़ में काम किया। अब उसमें क्या होता है कि अलग अलग वैरायटीज़ में अगर कहीं पर भी बीमारी आ गई या कोई दिक्कत परेशानी आ गई, तो उसमें क्या होगा कि आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा। तो अलग अलग चीज़ों पर आप उतना ध्यान नहीं दे पाएंगे। इससे अच्छा है कि आप 2 ही वैरायटीज़ पे शुरुआत में काम करें, ताकि ईज़िली आप उसको देखभाल उसकी ईज़िली कर सकते हैं, और कहीं पर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ी तो ईज़िली उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, जिससे आपका लॉस भी बच सकता है।
अगर आप ज़्यादा वैरायटीज़ में काम कर रहे हैं तो आपको एरिया भी ज़्यादा चाहिए। तो अभी देखो थोड़ा नेचुरल जो अभी तूफान आया उसमें इनका पॉली हाउस से फट गया है। और दूसरा ये है, देखिए रोजमेरी की मैम इस तरीके से बन जाती है। सीडलिंग ट्रे में रोजमेरी की कटिंग हम लगा सकते हैं सर। ये कॉस्ट सेविंग काम है। ये नए पौधे बनाया। हाँ जी, ये कटिंग है। अच्छा, ये सीडलिंग ट्रेज हैं आपकी। हाँ जी मैम। कैंपफायर है मैम। कैंपफायर। हाँ जी, इसको बाहर ठंड में जितना आप बाहर रखेंगे उतना रेडिश होता जाएगा, रेड कलर में चेंज होता जाएगा। जैसे ही आप अंदर ले आएंगे कहीं जहाँ पर उतनी उसको ठंड नहीं मिल पा रही है तो वहाँ पर ये ग्रीन हो जाएगा। ये पूरी बेल्ट आपकी उसी की है, कैंपफायर की। कैंपफायर की। राकेश जी, हमारे व्यूअर्स को इसकी मार्केट के बारे में थोड़ा बताइए। जी मैम, उत्तराखंड अपने आप में एक मार्केट है, क्योंकि प्लांट्स का ऐसा है कि आपको प्लांट्स के लिए मार्केट खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऑलरेडी मार्केट आपको खोजती है। बस आपके पास प्लांट्स अच्छे बने होने चाहिए। बस उनको एक जगह पर आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जहाँ से आपने दिखा देना हो कि मैं इस चीज़ों पर काम कर रहा हूँ और मेरे पास ये चीज़ें तैयार हो रही हैं। मार्केट ऑलरेडी आपके पास आएगी, तो मार्केट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो उत्तराखंड का हमारा जो क्लाइमेट है, ये बेस्ट सूटेबल क्लाइमेट है प्लांट्स के लिए। बस काम करने की देरी है। काम अगर शुरू करें तो अपने आप में आप मार्केट पकड़ सकते हैं। आपके क्लाइंट्स कौन होते हैं बेसिकली? क्लाइंट्स हमारे मैम, अगर हम बात करें तो दिल्ली और पंजाब, यूपी, बरेली, कई सारी जगह के जो नर्सरीज़ हैं, ये आपका गजरौला इधर, तो कई नर्सरीज़ हैं बहुत सारी जहाँ से ऑलरेडी क्लाइंट्स आते हैं जो हमसे जुड़ते हैं, फिर यहाँ से प्लांट्स ले जाते हैं। क्या ऑनलाइन में भी इसका कुछ स्कोप है? बिल्कुल है मैम, ऑनलाइन में काफ़ी अच्छा स्कोप है। अगर जो पढ़े लिखे जो युवा हैं, यूथ है, अगर वो ऑनलाइन पर काम करे, ज़रूरी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नर्सरी ही लगानी ज़रूरी है। कई सारे यूथ ऐसे हैं जो ऑनलाइन काफ़ी अच्छा काम कर सकते हैं, तो उनने क्या करना है कि नर्सरी के साथ जुड़कर आप क्या कर सकते हैं कि एक आध अपना प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया जहाँ से आप उसको सेल आउट कर सकते हैं और वो आप नर्सरी के साथ अपना टाई अप कर सकते हैं। जैसे अगर हम इंटीरियर एरियाज़ की बात करें तो इंटीरियर एरियाज़ वाले भी जैसे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ग्लोरी गार्डन एरा नाम से हमारी नर्सरी है। भीमताल के एरियाज़ में या भीमताल के आसपास के एरियाज़ में अगर आप हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आपको जो भी हेल्प चाहिए होगी हम पूरी आपको हेल्प करेंगे उन चीज़ों पर, क्योंकि मार्केट की डिमांड इतनी होती है कि वो एक नर्सरी उसको फुलफ़िल नहीं कर पाती है। तो मार्केट की डिमांड के हिसाब से आपका क्लाइमेट देखा जाएगा कि कौन से क्लाइमेट में आप हैं, तो उस क्लाइमेट के हिसाब से आप हमसे सजेशन ले सकते हैं कि आप उसमें कौन से आप प्लांट्स लगाएं। तो आप जो भी प्लांट्स उसमें लगाएंगे तो उन प्लांट्स को हम आपसे परचेज़ करके। राकेश जी, एक बात बताइए कि 1 साल पहले आपने ये नर्सरी शुरू की थी, उस समय आपने कितने पौधों से ये शुरू की और आज की डेट में आपके पास कितने प्लांट्स हैं? मैम, शुरुआत जो करी थी वो हमने 5,000 10,000 पौधों से ही करी थी, क्योंकि हमारे पास इतना स्पेस नहीं था उस समय पर, क्योंकि प्रोपोगेशन भी उतना नहीं हो पाया था। तो 5 से 10,000 पौधों में हमने शुरुआत करी थी। और मेनली हमारा जो था हमने क्या किया कि जो इंटीरियर एरियाज़ में हैं जिनको मार्केट नहीं मिल पा रही है, उनसे प्लांट परचेज़ करके आगे हमने सेल आउट किए थे। तो थोड़ा बहुत हमने ट्रेडिंग पर काम किया, क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा ये ज़रूरी है कि आप जो चीज़ों पर काम कर रहे हैं, जो प्लांट्स आपके पास हैं, उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। तो ऑलरेडी मार्केट है हमारे पास, तो मार्केट आई और हमने सप्लाई प्रोवाइड करा दी। मैम, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि ये जो सकुलेंट आधारित नर्सरी का काम हमारे राकेश विशी जी ने यहाँ पर संचालित किया है, और इसमें उन्होंने अपना स्वरोजगार का भी एक अच्छा एक आइडिया ढूंढा है, जिसके माध्यम से ये लगभग 1 साल पहले से जुड़े हुए हैं।
और मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि 1 साल पहले इन्होंने उद्यान विभाग के माध्यम से एक पॉली हाउस लगा करके और काम स्टार्ट किया है, तो ये बताएंगे कि 1 साल पूर्व जो है इनकी स्थिति क्या थी और 1 साल बाद इन्होंने कितना इससे गेन किया है। तो राकेश जी थोड़ा बताना चाहेंगे। ये तो आपको नर्सरीज देख के ही आइडिया लग जा रहा होगा। तो मेन क्या है कि आप कितना फोकस्ड हैं। सबसे पहले तो सबसे मेन चीज़ यही है, आप कितना फोकस्ड है अपने काम के प्रति। आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आपने एक शुरुआत करी और उसके बाद आप सोचने लगे कि नहीं मैं दूसरी और चीज़ें भी कर लेता हूँ, तो वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। क्योंकि शुरुआत करने के लिए आपको पहले उसमें फोकस्ड रहना ज़रूरी है। क्योंकि प्लांट्स में क्या है कि शुरुआत में हमको मदर बनानी पड़ती है प्लांट्स के लिए। जैसे ही प्लांट्स में मदर बनती है तब आप उसकी कटिंगें करके और सारा प्रोपोगेट कर सकते हैं। पहले साल में तो मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो इतना आप रेवेन्यू तो जनरेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके पास चीज़ें इकट्ठा हो जाएंगी। प्लांट्स इतने आपके पास बन चुके होंगे जिससे आप ऑलरेडी और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट ईयर के लिए। पहले आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और जितना आप करते जाएंगे, जैसे 5 से 6 महीने लगते हैं प्लांट्स को और मल्टीप्लाई होने में। फटाफट से प्लांट्स बहुत जल्दी ईजिली मल्टीप्लाई हो जाते हैं सेक्युलेंट्स। तो कम से कम समय में आप इनको ईजिली मल्टीप्लाई करके अच्छा खासा रेवेन्यू गेन कर सकते हैं। ऐसे मतलब फर्स्ट ईयर में आपके पास स्टॉक तैयार हो जाता है। स्टॉक तैयार हो जाते हैं। तो इसमें जो स्टॉक अभी तैयार है तो उससे आप कितना मतलब एक तरीके से रेवेन्यू जनरेशन की एक वो रखते हैं कि कितना हमारा जो है आउट होगा, एक तरीके रिटर्न? सर डिपेंड करता है कि जो आप जिन वेराइटीज़ पे काम कर रहे हैं वो वेराइटीज़ कितने मार्केट में इस टाइम पर चल रही हैं थोड़ा सा। क्योंकि वेराइटीज़ में भी 1-2 चीज़ें आती हैं। जैसे इस साल अगर वो आपको मान लिया पर प्लांट 20 रुपीज़ का आपका सेल हो रहा है, हो सकता है नेक्स्ट ईयर में 10 रुपीज़ का आपका सेल हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि आपको पहले अच्छा खासा एक स्टॉक रख लेना है। अगर आप मान लिया 100 पीसेज इस टाइम पर आपके पास हैं, तो उन 100 पीसेस को अगर आप सेल कर देते हो उसमें आपको उतना रेवेन्यू नहीं आएगा जितना उससे मल्टीप्लाई करके एक ही प्लांट से 4-4, 5-5 आपके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू आपका बढ़ जाता है। तो अगर प्लांट्स की बात करें तो हर प्लांट्स में सर वेरिएशंस है अलग अलग। कुछ 20 रुपीज़ वाले भी हैं, 50 वाले भी हैं, 10 रुपीज़ वाले भी हैं, 100 वाले भी हैं। हर प्लांट्स में वेरिएशंस हैं। तो वो डिपेंड करता है जिन प्लांट्स में वेरिएशंस हैं, जैसे जो हायर कॉस्ट में जो जा रहे हैं तो उनके लिए क्या है कि थोड़ा सा समय लेते हैं वो बनने में, तो इसलिए उनकी कॉस्ट थोड़ा सा हाई चली जाती है। अभी आपने देखा होगा कि इतनी बड़ी नर्सरी इन्होंने स्थापित की है जिसमें सकुलेंट के पौधे और खास करके ऑर्नामेंटल पौधे उगाए जा रहे हैं। तो राकेश जी इतना बताइएगा कि इसमें केवल आपने स्टैंड एलोन आपने काम किया है या इसमें कुछ आसपास के लोगों को भी जोड़ा है? सर इसमें हमारे कई अदर नर्सरीज वाले भी हैं जिन्हें हमने अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि अकेले मार्केट की जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो उसमें कई सारे जो इंटीरियर से इंटीरियर एरियाज़ में भी जो नर्सरी वाले हैं तो उनको हमने अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो वो अलग अलग एल्टीट्यूड के हिसाब से जो भी वहाँ के वेदर कंडीशन है, जो भी सूटेबल वहाँ प्लांट्स बन सकते हैं, वो उन चीज़ों पर काम करते हैं, वो हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो हम यहाँ से सप्लाई का काम करते हैं। राकेश जी, आपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का एक बहुत अच्छा मॉडल तैयार किया है, तो आप ज़रूर कुछ लोगों को रोज़गार भी दे पा रहे होंगे, इस बारे में बताइए। अभी मैम हमारे पास 25 एम्प्लॉयज़ हमारे पास इस टाइम पर काम कर रहे हैं, और जिसमें से 25% महिलाएं भी हैं जो यहीं लोकल की हैं, और जिनको थोड़ा सा जैसे बाहर काम करने में दिक्कत होती है तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि पॉली हाउस में आकर काम कर लें। तो उनका वैसे जनरली लेडीज़ का काम एक गुड़ाई का ही होता है, गुड़ाई करती है और प्लांट्स को उनमें कैसे कटिंग करनी है वो भी हम उनको सिखाते हैं ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सके आने वाले टाइम पर। तो इस टाइम पर हमारे पास 25 लोगों का स्टाफ हमारे पास है। राकेश जी, फ्यूचर में इसका क्या स्कोप है? स्कोप तो मैम काफ़ी अच्छा स्कोप है इसका। फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखें तो वैसे भी प्लांट्स लगाना एक अच्छा ही काम है। अगर आपके आसपास अगर हरा भरा अगर पॉजिटिविटी एक रहती है प्लांट्स के साथ, और दूसरा हम अगर देखें तो हमारा माइंड भी थोड़ा सा फ्रेश रहता है। तो आगे चलकर अगर हम अच्छे खासे अगर स्तर पे इसको करते हैं तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। प्लस जो हमारे ये पहाड़ों से जो पलायन हो रहा है वो पलायन भी हम एक तरह से रोक सकते हैं, क्योंकि जोग्राफिकल जो क्लाइमेट है
उस हिसाब से क्लाइमेट के हिसाब से प्लांट्स को अलग अलग जगह पर प्रोपेगेट किया जा सकता है। राकेश जी, आप अनएम्प्लॉयड यूथ को क्या कहना चाहेंगे? मैम, मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जैसे मान लिया अगर किसी के पास एक नाली लैंड है तो वो उद्यान विभाग से पॉली हाउस ले सकता है। अप्रॉक्सीमेटली जो कॉस्ट आएगी 42,000 के अप्रॉक्स आती है। तो उसमें वो अपना बाकी 90% उसमें सब्सिडी आपको उद्यान विभाग दे रहा है। तो 90% सब्सिडी में आपकी अच्छी खासी एक कॉस्ट आपकी बच जाती है। तो उस पॉली हाउस में अगर आप पौधे लगाते हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि पॉट्स में काम ना करें शुरुआत में, क्योंकि पॉट्स में क्या है, इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ जाता है। तो पॉली बैग्स में आप काम कर सकते हैं शुरुआत में, या सीडलिंग ट्रेज में आप काम कर सकते हैं। अगर पॉली बैग्स में भी अगर आप काम करते हैं तो एक नाली के पॉली हाउस में अप्रॉक्सीमेटली 35,000 to 40,000 आपके पॉली बैग्स आ जाते हैं। तो उनमें आप कोई एक या दो वैरायटीज़ लेकर उसमें काम कर सकते हैं। मल्टीपल वैरायटीज़ में काम ना करें, ये मैं सजेशन दूंगा। एक या दो वैरायटीज़ पर काम करें, और जो आपके आसपास जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टेब्लिश्ड नर्सरी है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि मैं इन चीज़ों पर काम कर रहा हूँ, आप मुझसे ये चीज़ें आप परचेज़ कर लें। तो उसमें अच्छी खासी आपकी कॉस्ट उसमें बचकर आपका जो शुरुआत का जो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट तो ईजिली आ ही जाता है। राकेश जी, आप इस डायरेक्शन में सरकार से क्या और उम्मीद करते हैं? मैम, जैसे कि शुरुआत में जो प्रॉब्लम्स आती है वो, क्योंकि किसान जो है फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग होता नहीं है, तो शुरुआत में जो प्रॉब्लम्स आती है, एक तो ये है कि जो प्लांट्स है, ये जैसे हमारे सेकुलेंट्स प्लांट्स हो गए, ये हो गए, तो इन चीज़ों में हमें उतनी सब्सिडी नहीं मिल पाती है। एक इसमें थोड़ा सा सब्सिडी जो हमें मिल जाए, या फिर जो सीडलिंग ट्रेज हम परचेज़ करते हैं और दूसरे पॉली बैग्स हम जो परचेज़ करते हैं, ये गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अगर हमें सब्सिडी में या कुछ उन चीज़ों में अगर हमको थोड़ा सा फाइनेंशियली सपोर्ट अगर हमको मिल जाए, तो हर घर में मैं यकीन से कह सकता हूँ कि ईजिली आदमी इसको स्टार्ट कर सकता है। राकेश जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो ये पूरे उत्तराखंड में ये भीमताल ही एक ऐसी जगह है जहाँ सकुलेंट का इतना बड़े स्तर पर कारोबार हो रहा है। ये मैं देख रहा हूँ कि जो लगभग जो 25 से 30 नर्सरियाँ इस तरीके के काम कर रही हैं जो हमारे नॉलेज में है। तो ये एक तरीके से हब के रूप में डेवलप हो रहा है, और इसकी जो है गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस मॉडल को और जगह भी रिप्लिकेट किया जा सकता है, और जगह भी इस तरीके के काम किए जा सकते हैं। तो इसमें आपकी तरफ से क्या एक अच्छा पहल हो सकती है कि इसको हम और जगह फैला सकें? सर, एक चीज़ ये हो सकती है, जैसे ऊना अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट हब है प्लांट्स का, सकुलेंट्स का। तो ऊना की तर्ज पर भी हम एक भीमताल को विकसित कर सकते हैं। भीमताल ही नहीं, पूरा उत्तराखंड है, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे हैं जिनको हम ऊना की तर्ज पर यहाँ विकसित कर सकते हैं। तो अगर सिस्टमेटिक वे में थोड़ा सा अगर प्रॉपरली अगर हम सारी चीज़ों को अरेंज करते हुए चलें कि नर्सरीज़ का हम एक जैसे जोग्राफिकल क्लाइमेट के हिसाब से उस एरिया को बना दें, जैसे भीमताल सेकुलेंट्स के लिए है, और दूसरा मान लिया दूसरा कोई एरिया है वो सीजनल प्लांट्स के लिए है। तो इन अलग अलग सेक्शन में अगर हम डिवाइड करके, जैसे कुछ परमानेंट प्लांट्स के लिए है, कुछ एरियाज़ जो हैं जैसे आपका जूनिपर वगैरह है, जैसे कुछ परमानेंट प्लांट्स हैं जो और ठंडे क्लाइमेट एरियाज़ में जो तैयार होते हैं, तो वहाँ उन हिसाब से अगर हम उनको विकसित किया जाए कि ये चीज़ें यहाँ पर बन रही है, ये बन रही है, इस तरीके से अलग अलग सेक्शंस में हम उसको हब बनाते हुए जाएँ, तो फिर देखिए कि पूरे दिल्ली ये और आपका जयपुर ही नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया से आना शुरू हो जाएंगे। राकेश जी, इसमें थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए ये जो सकुलेंट का जो कारोबार है, या यूँ कह लें कि ये जो एक व्यवसाय है, इसमें जो है जहाँ ऐसी क्लाइमेट होती है जहाँ थोड़ा मॉइस्चर ज़्यादा हो, और भीमताल में और नाइबरिंग एरिया में जैसे नौकुचिया ताल है या आपका जो भवाली है, इसमें ह्यूमिडिटी का जो अंश है वो ज़्यादा है, जिसके कारण यहाँ पर अच्छी क्वालिटी के पौधे सकुलेंट या इससे जुड़े हुए बनाए जा रहे हैं। तो इस तरीके की यदि क्लाइमेट मिलेगी तभी इस व्यवसाय को हम और जगह भी ज़्यादा कर पाएंगे। तो इसमें जो है बहुत ही हमें टेक्निकली भी थोड़ा साउंड होना पड़ेगा, तभी जो है हम आगे इसको बढ़ा सकते हैं। सर, जब लोग गवर्नमेंट से, आपके डिपार्टमेंट से पॉली हाउस के लिए सब्सिडी लेते हैं, तो उसके बाद आप लोगों का फॉलोअप क्या रहता है? मैम, जैसा कि आपने देखा होगा, अभी हमने वित्तीय वर्ष जो है 21-22 में लगभग 500 से भी ज़्यादा पॉली हाउस किसानों के यहाँ लगवाए हैं, और उन पॉली हाउस में मुख्य रूप से जो है फ्लोरिकल्चर
और हाई वैल्यू वेजिटेबल क्रॉप्स को उगाया जा रहा है। और मैंने ये भी देखा है कि इन किसानों को हम लोग ट्रेनिंग के माध्यम से भी जोड़ रहे हैं, ताकि जो है कोई भी ऐसी चीज़ छूट न जाए, उससे जो है उनका उत्पादन प्रभावित हो। तो हम इस मंशा के साथ कि जो है उनका जो है उत्पादन अच्छा हो, उनको इनकम अच्छी मिले, इसके लिए हमारी उद्यान सचल दल हैं प्रत्येक ब्लॉक में 3 से 4, उनके माध्यम से हम उनका फॉलोअप करते हैं। और सीधे भी कुछ किसान हमसे जुड़े रहते हैं कि भाई जो जिले स्तर पर जो हमारा कार्यालय है उसके माध्यम से भी हम जो है फॉलोअप करने की कोशिश करते हैं। मुख्य रूप से हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है या हमारे डिपार्टमेंट के माध्यम से उनको ट्रेनिंग भी दिलाते हैं। जैसे कि अभी राकेश जी ने बताया कि इसमें जो प्लांटिंग मटेरियल है, प्लांटिंग मटेरियल पर भी हम लोग 50% की सब्सिडी उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा किसान के लिए फ़ायदा है कि हम सब्सिडी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं गवर्नमेंट की। हमारा जो मुख्य रूप से अभी तक हम लोग जो है जो हमारे लिलियम है या कार्नेशन है या जरबेरा है, इसमें हम लोग जो है 50% सब्सिडी पर प्लांटिंग मटेरियल पर सब्सिडी दे रहे हैं। लेकिन अभी तक ये बात हमारे जो जैसे कि आपने बताया कि जो है सकुलेंट में अभी सब्सिडी नहीं है, तो इस पर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि सकुलेंट पर भी जितने पौधे हैं उस पर कितनी सब्सिडी जो अलाउ की जाए, इस पर भी हम लोग जो है ध्यान केंद्रित करेंगे और इस पर कोशिश करेंगे कि जो किसानों का जो एक तरीके से वो उसका एक सब्सिडी का जो वो है कि वो उनको मिल जाए और उनका जो कारोबार आगे बढ़ जाए। थैंक यू सर, आपने बहुत अपना टाइम मुझको दिया। थैंक यू राकेश जी। मेरी आप सभी युवा उद्यमियों से गुजारिश है कि आप लोग आगे आएं और अपने साथ बाकी युवाओं को जोड़ें। आज उन्हें डायरेक्शन, गाइडेंस और मोटिवेशन की ज़रूरत है। ये मजबूती उन्हें आप ही दे सकते हैं। आपके अनुभव, आपके उतार चढ़ाव, आपकी सफलता उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। मेरी बातों की गहराई को समझिए। जब युवा से युवा जुड़ते जाएंगे तो गांव से गांव जुड़ेंगे, तहसील से तहसील जुड़ेगी और ये चेन यूं ही आगे बढ़ती जाएगी। और तब फिर बेरोजगारी, पलायन जैसे शब्द इतिहास के पन्नों में दब कर रह जाएंगे। आपका जुनून, आपका जज्बा, आपकी समझ दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकती है। आइए इस मुहिम को आगे बढ़ने की पहल करें। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपके अपने ही YouTube चैनल मंजूषा एन इन्फ्लुएंसर में। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव।